जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में एवरी के बाद समटाइम समटाइम के बाद वर्ड आएगा एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। इसी तरीके से इसका मतलब है ईच के बाद क्वेश्चन में जो वर्ड लिखे हुए हैं इसका मतलब है ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक। और उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन के साथ कोई डेट नेम आता है, कोई भी डेज नेम आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के ये सारे वर्ड है रिदम के साथ याद करें। डेली, ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ओकेजनली, नेवर, ऑफन, समटाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, रेगुलरली, ऑन मंडे, ऑन संडे। सारे के सारे वर्डों को आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सूचक है। ये सारे शब्द जो हैं यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो प्रश्न में है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न में प्रेजेंट इंडेफिनिट को सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो मैंने बताया आने पर मतलब इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आता है तो नोट के माध्यम से मैंने लिखा है, नोट के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। यानी कि तीन बातें, तीन कंडीशंस, तीन अपन को स्टेप फॉलो करनी है। तीन कौन सी है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य होने पर, साधारण वाक्य होने पर, साधारण वाक्य होने पर, सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य होने पर एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एस या ईएस, यानी दी गई क्रिया में, कोष्टक में जो क्रिया दी गई है उस क्रिया के अंदर हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास नोट नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 2 कि वाक्य सिंपल है यानी साधारण वाक्य है, लेकिन सब्जेक्ट उसमें क्या दिया गया है? बहुवचन का, प्लूरल सब्जेक्ट अगर दिया गया है तो हम उस क्रिया में केवल और केवल परम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म हमको कोष्टक में दी जाती है। ध्यान रखना, कोष्टक जो में जो दी गई क्रिया है वो रिक्त स्थान के बाद भी दी जा सकती है और वाक्य खत्म होने के बाद भी दी जा सकती है। दो स्टेप हो गए। दोनों स्टेप के बाद अपन क्या करना है कि नोट नंबर 3 पढ़ना है। नोट नंबर 3 में क्या है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ध्यान देने की बात क्या है? नकारात्मक वाक्य कब होगा? नकारात्मक वाक्य जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक का मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह जो हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य होने पर हेल्पिंग वर्ब टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब लगाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसों में यानी साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है। यानी सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है तो कौन सी क्या लगाएंगे? तो आपको ध्यान रखने की बात यह है कि साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की में एस या ईएस लगाना है, एस या ईएस। अब एस और ईएस को मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। और बहुवचनकर्ता आने पर यानी आई, वी, यू, दे नेम्स यानी एक से अधिक नाम आने पर केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो स्टेप के बाद तीसरा स्टेप है कि जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है यानी वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक जब हो जाता है तो हमें सहायक क्रिया डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको मुझे सहायक क्रिया दो आ गई, डू डज आ गई, कैसे कैसे लगाएंगे? तो हमारे पास दिया गया है, मैंने डज को लिखा है, डज सहायक क्रिया लगेगी ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नेम का मतलब कोई भी एक नाम आए, कोई भी एक नाम आए, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ। टू सहायक क्रिया कब लगेगी? नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक आई, वी, यू, दे, नेम्स। नेम्स का मतलब क्या है? नेम्स का मतलब है एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम होने पर हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ हम सहायक क्रिया टू का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि ये एस या ईएस का मतलब क्या है? एस या ईएस से मतलब समझो, मैंने लिखा है एस या ईएस का नियम। एस या ईएस का नियम का मतलब कि किसी भी क्रिया में यानी जब हमारा वाक्य सिंपल सेंटेंस में होगा और हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो उस क्रिया में हमको एस या ईएस लगाना है। अब अपन को जानना ये है कि एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ लगेगा। तो जिस क्रिया में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एस या ओ आ जाता है तो उसमें हमको क्या लगाना है? ईएस लगाना है। कब लगाना है? जब कर्ता एक वचन हो। दूसरी कंडीशन, जब कर्ता एक वचन होने के साथ वाक्य साधारण हो। बाकी सब में इसका प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट सिंपल प्लूरल सब्जेक्ट हो और वाक्य सिंपल हो तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य जब आ जाता है यानी वाक्य में नकारात्मक भाव, नहीं का भाव और प्रश्नवाचक का भाव होने पर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। अब ये डू डज का प्रयोग यानी डू और डज का प्रयोग
एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना। एक वचन की सहायक क्रिया होती है डज और बहुवचन कर्ताओं की सहायक क्रिया होती है डू, यानी कि इतने लोगों की सहायक क्रिया है डज और ये इतने लोगों की सहायक क्रिया है डू। अब देखते हैं हम एग्जांपल। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, उन एग्जांपलों को हम हल करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं अभी यहाँ पर, एग्जांपल के साथ हम हल करेंगे जितनी भी सारी चीजें हैं एग्जांपल को। देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने दिए गए हैं, मैंने लिखे हैं कुछ एग्जांपल उसी टेंस से रिलेटेड हैं जो अभी हमने पढ़ा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रश्न हमारे किस प्रकार से पूछे जाएंगे परीक्षा में और उन प्रश्नों का जवाब होना। सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को फिल इन करना है विद करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ब, यानी कि सही या उचित क्रियाओं के माध्यम से गिवन इन ब्रैकेट्स जो कोष्ठक में दी गई है, कोष्ठक में दी गई है। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा की राजस्थान के अंदर होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो पेपर कक्षा 10 का लेती है वो सेक्शन सी के अंतर्गत यानी खंड सी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 में इसी प्रकार के प्रश्न के माध्यम से पूछती है। मैंने आपको बताया था प्रश्न पूछने का तरीका दो है, एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक आता है ऑप्शनल टाइप। ऑप्शनल टाइप यानी कि यानी कि ए बी सी डी के ऑप्शन से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं, हम आते हैं, अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमने उसके सारे कीवर्ड्स देखे थे। कीवर्ड्स के बाद हमने उन्हें याद भी किया था साथ ही साथ में। लेकिन अब हम एग्जांपल, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं होंगे तब तक हमारे कैसे समझ में आएगा कि किस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हल करना है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं, ये एग्जांपल सिंपल के भी है, नेगेटिव के भी है और इंट्रोगेटिव के भी है। सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं मैंने वो सिंपल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी है और यानी कि क्या नाम से नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी इसमें दिया गया है। 5 एग्जांपल है हमारे पास और इन 5 एग्जांपलों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल लिखा है राधा ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुक फूड इन द किचन, कुक फूड इन द किचन। ऐसे प्रश्न को हल करने के सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो कि वर्डिंग समझो। राधा ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स, कुक फूड इन द किचन। आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे, किचन रसोई, फूड खाना, कुक मीन्स पकाना, राधा सब्जेक्ट है, नाम आ रहा है, सिंगल नेम है यानी कि एक नाम है तो राधा एक वचन है। अब हमारे पास जो वर्ड आ रहा है ये है ऑलवेज। ऑलवेज का इंडिकेशन करता है, ऑलवेज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी राधा मतलब एक वचन करता, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो तीसरी सबसे बड़ी बात, सेंटेंस को पहचानना है। दिया गया वाक्य साधारण है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है। तो हमारे पास सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, वाक्य के अंदर ना तो नोट का प्रयोग हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ना ही किसी प्रकार से कोई एक्सक्लेमेशन साइन है, ना ही ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म शुरू है। यानी इसका मतलब ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नोट नंबर 1 यानी फर्स्ट स्टेप को फॉलो करता है, यानी कि जब वाक्य सिंपल सेंटेंस हो और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में ऐसे लगाते हैं। क्रिया क्या दी गई है, कुक यानी क्या होता है, पकाना, तो कुक में क्या लगेगा। अब देखो ऐसे इसके नियम पे आ जाओ, एक वचन करता है तो कि जिस क्रिया के अंत में एक्स एस एच सी एच डबल एस ओ आवे तो हम एस लगाते हैं, बाकी सब में एस लगाते हैं। तो हम कुक में क्या लगाएंगे, कुक में क्या है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। हो गया, सिंपल है। लीजिए दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, माय मदर फिल इन द ब्लैंक्स गो टू टेंपल डेली, गो टू टेंपल डेली। टेंपल मींस मंदिर, डेली मींस रोजाना। तो माय मदर यानी मेरी माता जी, मेरी माता जी के बाद गो क्रिया है हमारे पास, गो क्या है हमारे पास, वर्ब है। क्रिया गो मींस क्या होता है, जाना। अब देखिए ध्यान से, मेरी माता जी जो दी गई है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद सेंटेंस जो दिया गया है, सेंटेंस भी कैसा है यहाँ पर, सेंटेंस में हमारे पास सिंपल है। क्या है, सिंपल है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है, एक वचन करता है तो हमारा स्टेप क्या कहता है, सिंपल सेंटेंस है, एक वचन करता है तो क्रिया में, कोष्ठक में दी गई क्रिया में। यानी ये अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो कोष्ठक का जो वर्ड है, जो क्रिया का जो कोष्ठक दिया गया है, जो ब्लैंक्स दिया गया के बाद ब्रैकेट दिया गया है, ये आपसे वाक्य के अंत में भी लिखा मिल सकता है। यानी हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि गो क्रिया है हमारे पास और एक वचन करता है, सिंपल सेंटेंस है, तो हमको क्या करना है, गो में क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस लगेगा। उसके बाद आप आगे देखिए तीसरे नंबर का एग्जांपल, तीसरे में दे फिल इन द ब्लैंक्स नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली।
अब रेगुलरली से मतलब समझो, अब रेगुलरली का मतलब रेगुलरली में आता है एल वाई, क्या आता है एल वाई आता है। एल वाई इंडिकेट करती है कि एल वाई से मतलब है कि किसी भी स्पेलिंग के अंदर एडवर्बाइबल वर्ड होती है एल वाई, वेल, वेरी वेल, अगर इस प्रकार से आती है तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सूचित करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। लेकिन देखिए हमारे पास वाक्य में क्या दिया गया है, नोट, क्या दिया गया है नोट, नोट दिया गया है तो समझ लीजिए वाक्य क्या है हमारे पास नकारात्मक है, वाक्य क्या है हमारे पास नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो हमारे पास उसकी बात देखिए हमारे पास क्या है दे, क्या है दे है। अब देखिए सबसे पहली बात तीसरे नंबर में एग्जांपल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास बहुवचन है यानी प्लूरल है। उसके बाद देखिए सेंटेंस कैसा है हमारे पास यानी नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव। तो नेगेटिव से आपको तीसरा स्टेप याद रखना चाहिए कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी कि डू डज आई क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब डू डज आई क्रिया में आप देखेंगे सब्जेक्ट जब दे है तो आई वी यू दे नेम्स के साथ हम कौन सी आई क्रिया लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद आई क्रिया के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं। फोर्थ नंबर का एग्जांपल जो दिया गया है, फोर्थ नंबर के एग्जांपल में हमने लिखा है खालिस्तान इन फिल इन द ब्लैंक्स, सी फिल इन द ब्लैंक्स, प्ले फुटबॉल ऑन संडे। तो दिया गया वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, क्या है वाक्य प्रश्नवाचक है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य जब हमारे पास सामने दिया गया है तो यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है, कितने दिए गए हैं दो, लेकिन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सी, सी मतलब सब्जेक्ट, सी मतलब क्या है सब्जेक्ट, सी का मतलब है सिंगुलर, क्या है ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, क्या है एक वचन है। अब एक वचन करता है, क्या है एक वचन करता है सी, और वाक्य प्रश्नवाचक है, वाक्य प्रश्नवाचक है। तो तीसरे नंबर का स्टेप क्या कह रहा है कि जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है तो हमारे पास प्रश्नवाचक है, तो एक वचन करता है तो डज, और बहुवचन करता है तो डू। तो सी के साथ हम लगाएंगे साइन क्रिया डज, और यहाँ पर लगेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डज सी प्ले फुटबॉल ऑन संडे। पहचान के तौर पर हमारे पास क्या वर्ड है यहाँ पर ऑन संडे, यानी ऑन प्रीपोजिशन के साथ डे नेम आता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। उसके बाद जैसे हमारे पास लिखा गया है वी फिल इन द ब्लैंक्स ईट मैंगो एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, डे के अलावा संडे, ये भी वर्ड आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे बहुवचन करता, क्या दिया गया है बहुवचन करता दिया गया है। बहुवचन करता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बताता है केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि वाक्य सिंपल है, क्योंकि क्या है वाक्य सिंपल है, सिंपल है वाक्य। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट पढ़े को लेकर के चलता हूँ जहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न अधिकता से पूछ जाते हैं। इस प्रकार के रूल्स से कॉम्पिटिशन्स में भी कई एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से होते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस से दिया गया है। मैंने लिखा है नोट, क्या लिखा है नोट। अभी थोड़ी देर पहले हमने कीवर्ड्स के साथ देखे थे, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैसे मैंने लिखा है यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो, अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो, वहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा है। यूनिवर्सल ट्रूथ को बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, क्या बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अब समझो सार्वभौमिक सत्य क्या है, यूनिवर्सल यानी पूरे देश ब्रह्मांड काल में पूरी तरीके से सच होने वाली जो बातें होती हैं, सच होने वाली जो बातें होती हैं वो क्या होती है यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। मैथमेटिक कैलकुलेशन लिखा है, मैथमेटिक कैलकुलेशन का मतलब होता है गणितीय घटना, यानी गणित से संबंधित जोड़ना घटाना वर्क यानी कि भाग देना, यानी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एडिंग, है ना, कुछ भी प्रकार से संबंधित सेंटेंस हो। साइंटिफिक फैक्ट लिखा है, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य यानी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए सिद्धांत और थ्योरीज यानी जितनी भी थ्योरीज दी गई है सिद्धांत यानी जो वैज्ञानिक तथ्य। इनहेरेंट फैक्ट लिखा है, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, क्या होता है जन्मजात उत्पन्न होने वाला गुण जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। न्यूज़पेपर हेडलाइन, किसी भी समाचार पत्र की सुर्खियां, किसी भी समाचार पत्र की सुर्खियां जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। उसके बाद ये लिखा है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आदतन संबंधी कार्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियर फ्यूचर यानी कि पहचान शब्द आपको लगभग फ्यूचर के होंगे, लेकिन नियर फ्यूचर यानी नजदीकी भविष्य का कोई भाव का कोई सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अभी हमने देखे थे कीवर्ड, कीवर्ड वाक्य में आते हैं, कीवर्ड वाक्य में आते हैं, लेकिन ये जितना भी मैंने लिखा है पूरा पूरा ये नहीं आएंगे, केवल इनका भाव आएगा,
यानी कि ये महसूस करवाएंगे, इस प्रकार से हमें वाक्य लगेगा कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले देखो एक एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले कि पहला है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स मूव राउंड द सन। द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स मूव राउंड द सन। तो वाक्य में देखो अर्थ मींस होता है पृथ्वी, अर्थ मींस क्या होता है पृथ्वी, मूव घूमती है राउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। अब समझो आप बात को, ये बात सेंटेंस यानी जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ये सच है, ये यूनिवर्सल है, ये कि घूमती है। तो पृथ्वी सिंगल एक वचन है तो हम लिखेंगे MOVES मूव्स, क्या लिखेंगे क्रिया में एसएस। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 2 and 2 fill in the blanks make 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 fill in the blanks make 4, क्या लिखेंगे 2 and 2 make 4। तो 2 और 2 and 2 and 2, 2 और 2 कितने बनते हैं 4, 2 और 2 कितने बनते हैं 4। तो 2 यानी किसका भाव हो रहा है यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेक, क्योंकि 2 और 2 बहुवचन है। वाटर बॉइल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है। तो ये भी हमारे पास यानी कि एक प्रकार से टेम्परेचर मापने का विषय है साइंटिस्ट। तो इस प्रकार से हमें पता चला है कि 100 डिग्री पे उबलता है। तो ये लिखेंगे वाटर BOIL बॉइल, क्योंकि ये यानी कि मटेरियल नाउन है। उसके बाद लिखेंगे मटेरियल नाउन्स। तो मदर फिल इन द ब्लैंक्स लव देयर चिल्ड्रन, ये माता जी अपने बच्चों को प्रेम करती है। ये हमारे पास क्या है, ये इनहेरेंट फैक्ट है मैटरन। तो माता जी अपने बच्चों को प्रेम करती है, लव से लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रिया में ऐसे, क्योंकि माता जी एक वचन है, माता जी क्या है एक वचन है। दूसरे शब्द में द PM खालिस्तान इनॉग्रेट सम पॉलिसीज फॉर यूथ, सम पॉलिसीज कुछ योजनाएं फॉर यूथ यानी कि नवयुवकों के लिए। तो ये एक प्रकार से समाचार पत्र की हेडलाइन है, इनॉग्रेट उद्घाटन। तो यहाँ पर लिखेंगे इनॉग्रेट्स INAUGURATES लिखेंगे। अगला वाक्य हमारे पास है स्नो, स्नो मेल्ट इनटू द वाटर, स्नो मेल्ट इनटू, स्नो यानी कि बर्फ, मेल्ट यानी क्या पिघलना, इनटू द वाटर पानी बिल्कुल चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर MELT, मेल्ट इनटू द वाटर। तो इस प्रकार से ये सारे कंटेंट आज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट है। इसके अलावा भी अगर कोई और सेंटेंस आते हैं इस प्रकार के नो टाइम तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ होता है हेड वेटर और वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखने की बात है। हेड वेटर और वुड रादर, हेड वेटर दो शब्द होते हैं और वुड रादर WOULD वुड RADHER रादर, हेड वेटर और वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा हम आगे के टेक्स्टों के लिए हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है वो अधूरा ज्ञान हमारे साथ हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज़ को समझें। अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नज़दीकी यानी जैसे जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जो ज़्यादा पढ़ा और सुना जो होता है वो ज़्यादा हमें माइंड में रिवाइज करता है यानी रिविजन पे आता है। तो इस तरीके से अब जो समय चल रहा है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस समय को आप सब काम में लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ ही आप आपके लिए और भी ज़्यादा और अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे, लेकिन ग्रामर की पूरी तरीके से तैयारी के साथ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तब तक के लिए बने रहिए। दिव्या क्लासेस LTWD सर्च कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार सा कंटेंट जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कक्षा 10 में सेक्शन C के अंतर्गत पहले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7 में पूछा जाता है। वो इस प्रकार का प्रश्न दो तरीके से पूछा जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ऑप्शनल टाइप से, यानी कि कुल मिलाकर के जिसमें 4 उदाहरण दिए जाते हैं और वहाँ पर 2 उदाहरण जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 उदाहरण जो है वो ऑप्शनल टाइप दिए जाएंगे। तो देखिए कंटेंट का नाम है करेक्ट फॉर्म वर्ब, क्या नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रियाओं का सही रूप बनना। करेक्ट फॉर्म वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रियाओं का सही रूप बनना। दूसरे शब्दों में हम लिखते हैं इसे एप्रोप्रिएट वर्ब। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि
स्टूडेंट जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो एप्रोप्राइएट वर्ब के नाम से ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम देते हैं क्रियाओं का सही रूप, इन्हें एप्रोप्राइएट वर्ब के नाम से ये बोला जाएगा, जो कि परीक्षा में प्रश्न इसी नाम से पूछा जाएगा। फिर द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एप्रोप्राइएट वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि इस प्रकार का टेंस है जिसमें यानी कि बहुत सारे वर्डों के साथ ये आता है कि हिंदी के शब्दों को तो हम पहचान लेते हैं, क्रिया विता रहती है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम फिल करेंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी हमको अच्छे से सही से फिल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी होगी जो बहुत ही बेसिक से रूल्स है इसके, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है इसका रूल्स कि यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी, देखो मैंने लिखा है अंग्रेजी वाक्य, अंग्रेजी वाक्य मतलब अंग्रेजी का जो सेंटेंस आएगा, अंग्रेजी का सेंटेंस हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक्स के माध्यम से पूछा जाएगा। तो मैंने लिखा है अंग्रेजी वाक्य में। अब कुछ मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। कीवर्ड्स बोल सकते हो, यहाँ पर इसमें आइडेंटिफाई वर्ड बोल सकते हो, आइडेंटिफाई वर्ड बोल सकते हो, यानी आइडेंटिफाई वर्ड यानी पहचान शब्द हो सकते हैं, ये कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी हो सकते हैं, होते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वाक्य में जैसे मैंने लिखा है डेली, क्या लिखा है? डेली। उसके बाद लिखा है मैंने ऑलवेज, फिर हमारे पास यूजुअली, फिर हमारे पास सेल्डम, फिर उसके बाद हमारे पास रेयरली, फिर उसके बाद हमारे पास रेयरली, फिर उसके बाद हमारे पास ओकेजनली, फिर उसके बाद हमारे पास रेगुलरली, फिर हमारे पास नेवर, फिर हमारे पास ऑफन, ऑफन के बाद हमारे पास समटाइम, समटाइम के बाद लिखा मैंने एवरी, और एवरी के बाद मैंने क्वेश्चन लिखा है डे, मंथ, ईयर।